हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। एंड हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बीकॉम ऑनर या बीकॉम प्रोग्राम के बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 8। कौन सा पेन लूँ? रेड ले लेती हूँ। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मीनिंग क्या है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का? A contract is an agreement enforceable by law, but in some cases there is no offer, no acceptance, no consent, or no intention of parties to enter into a contract, and still the law imposes obligation on one party and also confers right in favor of the other. एक कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जो कि एनफोर्सेबल होता है बाय लॉ। तो अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कोई ऑफर भी नहीं होता, ना ही कोई एक्सेप्टेंस होती है, ना ही कोई कंसेंट होता है, ना ही कोई इंटेंशन होती है दोनों पार्टीज़ की एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। लेकिन फिर भी जो लॉ होता है वो इम्पोज कर देता है ड्यूटी एक पार्टी के ऊपर कि एक पार्टी के ऊपर वो राइट, मतलब जैसे ड्यूटी कर देता है कि तुम्हें दूसरी पार्टी के लिए ये करना है। ठीक है, तो ये दूसरी पार्टी के राइट्स बताता है फिर लॉ हमको। अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस obligations resembling those created by a contract are imposed by law through the parties never entered into a contract with each other। कभी कभी लॉ ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना देता है जिसके साथ हमने कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता। सच ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ आर रेफर टू एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसी ऑब्लिगेशंस जो लॉ हमारे ऊपर इम्पोज कर देता है एक पार्टी के ऊपर, उसको हम कहते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। और सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडर इंग्लिश लॉ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल नेमो डेबिट लोकुप्लेटरी एक्स एलियना जैक्टुरा, which means a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another। इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन को यह मतलब अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को दूसरे के एक्सपेंस पे अमीर करे। मतलब जैसे कि अगर मैं रोड पे जा रही हूँ और मुझे रोड पे जाते हुए 10 लाख रुपए मिले और वो मैंने अपने पास रख लिए और उनको यूज़ करके मैं अमीर हो गई, तो मतलब लॉ कहता है कि हमको ऐसा हक नहीं है कि हम दूसरे के पैसों से अमीर हो पाए, क्योंकि वो पैसे तो किसी और ने कमाए थे। दिस प्रिंसिपल वॉज एस्टैब्लिश बाय लॉर्ड मैनसफील्ड। ये जो प्रिंसिपल था ये लॉर्ड मैनफील्ड ने दिया है इन मॉसेस वर्सेस मैकफिन के केस में। मॉसेस वर्सेस मैकफिन के केस के अंदर मैनफील्ड, लॉर्ड मैनफील्ड ने ये प्रिंसिपल दिया है, फाउंडेशनल केस इन द लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन। अब डिफरेंस आता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पोजेस ऑल द असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे असेंशियल नहीं होते एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो बिना ऑफर एक्सेप्टेंस के होता है, तो इसलिए इसके अंदर सारे असेंशियल्स नहीं होते वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ। यहाँ पे लॉ करता है, एंड यहाँ पे कौन करता है? पार्टीज करती हैं। आगे बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे लॉ इम्पोज कर देता है। अभी आप सोच रहे हो ऐसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन होता है। ठीक है, फाउंडेशन क्या है इसका? इट इज़ फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ड्यूटी इज़ द बेसिस ऑफ, इस पर ड्यूटी का उसमें है कि भाई अगर
मैं आपको एग्जांपल दे ही देती हूँ। अगर किसी को कोई सामान जैसे पड़ा हुआ मिल गया रोड पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो गया, ठीक है। तो उसकी ड्यूटी है कि वो असली जो ओनर है उसको दे, और जब तक उसको नहीं देता तब तक वो संभाल के रखे उन गुड्स को। इट इज़ फाउंडेड अपॉन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिक जो प्रिंसिपल्स है हमारे उन पे बेस्ड है। एग्रीमेंट इज़ द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट बेसिस है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का। अब फाइनली आ जाता है, ये चैप्टर बहुत छोटा है, टाइप्स ऑफ quasi कॉन्ट्रैक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद quasi कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अंडर सेक्शन 68 to 72। इस चैप्टर के अंदर आपको टोटल 4 ही पढ़ने हैं। 68 सेक्शन, 69, 70, 71, 72, 5 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। मतलब कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने बिहाफ पे, कि मतलब जैसे वो खुद कुछ खरीद नहीं सकता, इनकैपेबल है, ठीक है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। और किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और लीगली बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इनकैपेबल का मतलब क्या है, वही तीनों चीज़ें। इनकैपेबल क्यों है, क्योंकि वो अनसाउंड है, या फिर इनकैपेबल है मतलब कि वो अनसाउंड है, ठीक है, या तो वो माइनर है, या फिर वो लीगली बैंड है, ठीक है, लीगली उसके ऊपर कोई केस वेस है ऐसा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ है, डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 68 बताते, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries। अगर ऐसे पर्सन को जो या तो अनसाउंड माइंड है, या फिर माइनर है, या फिर लीगली बैंड है, उसको अगर आपने कोई भी नेसेसरी दी है उसकी लाइफ को सूट करने वाली, मतलब जिनकी उसको ज़रूरत है, ठीक है, द पर्सन हु हैव फर्निश्ड सच सप्लाईज, जिसने दी हैं वो सप्लाईज, इज़ एंटाइटल टू बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। मतलब कि वैसे उससे नहीं ले सकते, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से वो अपना पैसा वसूल कर सकता है, लेकिन जितना उसकी प्रॉपर्टी में होगा उतना ही, मतलब बाकी के लिए नहीं कर सकता। सिमिलरली वेयर मनी इज़ पेड टू सच पर्सन फॉर परचेज ऑफ नेसेसरीज, जहाँ पे पैसे दिए हैं उसको नेसेसरीज लेने के लिए रीइम्बर्समेंट क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी एम्फोसाइज्ड। पहला, अंडर सेक्शन 68 नो पर्सनल लाइबिलिटी इज़ देयर बट ओनली द एस्टेट इज़ लाइबल। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि सेक्शन 68 में अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो पर्सनल लाइबल नहीं है, उसकी सिर्फ जो प्रॉपर्टी है उससे आप ले सकते हैं। दस वेयर पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे कि एक माइनर हो, लुनेटिक मतलब अनसाउंड माइंड हो, डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, नथिंग शैल बी पेबल। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसने उसको सप्लाई करी थी नेसेसरीज उसको। और एक बात और है, अगर आपने नेसेसरी, जैसे नेसेसरी मतलब नेसेसरी की डेफिनेशन ये है, नेसेसरी वो चीज़ है जो उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। नेसेसरी मतलब वो आइटम होती है जो उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी है, जिसके बिना वो रह नहीं सकता। उसकी कोई वांट्स नहीं कह रहे हम, नीड्स कह रहे हैं। नेसेसरीज मतलब उसकी नीड्स। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो और वो पहले से उसके पास बहुत सारी है तो नेसेसरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है नेसेसरीज का मतलब। द थिंग सप्लाइड मस्ट कम विद द कैटेगरी ऑफ नेसेसरीज। जैसा कि मैंने कहा नेसेसरीज के अंदर होनी चाहिए, मतलब नेसेसरीज मतलब कि वो उसके पास पहले से नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेसेसरीज शुड बी सप्लाइड ओनली टू सच इनकम्पिटेंट मतलब पर्सन, कि ऐसे पर्सन को नेसेसरी देनी है जो इनकम्पिटेंट है उसको लेने के लिए, मतलब कि वो खरीद ना पाए खुद के पैसे से, ठीक है, उसके पास पैसे ही ना हो उसको खरीदने के, मतलब ऐसा होना चाहिए। और टू समवन हु इज़ लीगली बाउंड टू सपोर्ट सच एज हिज वाइफ और चिल्ड्रन, या तो
जिसको उसको लीगली सपोर्ट ही करना है, जैसे वाइफ और चिल्ड्रन, उनको भी करना ही है। Incompetent person's property is liable to pay only a reasonable price for the goods and services supplied and not the agreed price. Agreed price देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना उसकी प्रॉपर्टी से मतलब वसूल कर सकता है उतना ही कर सकता है, वरना नहीं कर सकते। और अगर नेसेसरी के अंदर वो आइटम फॉल नहीं करती तो उतना भी नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ए सप्लाइज बी अ lunatic with necessary suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed for B property. ए ने सप्लाई किया बी को, जो कि एक पागल था, उसे नेसेसरीज दी, ठीक है। तो अब ए उसकी प्रॉपर्टी में से ले सकता है पैसा, ठीक है। सेकेंड, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है। रीइंबर्समेंट मतलब पैसा वापस मिलने का, उसमें क्या हिसाब होगा, जिसके अंदर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की पेमेंट अपने इंटरेस्ट में दिया है। तो ये कहता है सेक्शन 69, अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज़ बाउंड बाय लॉ टू पे। एक पर्सन जो इंटरेस्टेड था पेमेंट करने की, उस पैसे को जो किसी और को लीगली पे करने थे, ठीक है। एंड हु देयरफॉर पेज इट, लेकिन किसी और ने उसको पे कर दिया तो वह एंटाइटल्ड है कि उसको पैसे दूसरा दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल। बी का एक लैंड है बंगाल के अंदर ऑन अ लीज। लीज आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर। लीज क्या होता है, लीज मतलब कि किराए पे लेते हैं आप, एक तरीके से उसका रेंट भरते हैं आप, रेंट लैंड लेने का। बाय ए दी ज़मींदार, ठीक है, ज़मींदार से उसने लीज पे लिया हुआ है। द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट, ज़मींदार है वो तो इसलिए उसको पेबल करना है गवर्नमेंट को। वो एरियर में है, एरियर मतलब कि उसने दिया नहीं है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। हिज लैंड इज़ एडवर्टाइज्ड फॉर सेल, उसके लैंड को सेल के लिए एडवर्टाइज किया गया, उसकी ऐड की गई गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसका किसी से भी पैसा लेना बाकी होता है तो वो क्या करती है, उसके फिर प्रॉपर्टी उसने ज़रूर अपने लैंड को उसमें रखा होगा ना, कि मतलब अगर मैं पैसा ना दूँ तो मेरे लैंड को आप एडवर्टाइज़ कर देना सेल के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट फिर उसको सेल करके अपना पैसा ले लेना। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी एनुअलमेंट ऑफ बीज लीज, ठीक है। अगर फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उस लैंड को सेल कर दिया तो फिर उसके बाद बी कैसे उसको लीज पे ले पाएगा। तो इसलिए बी ने उसको प्रिवेंट करने के लिए सेल को, कॉन्सिक्वेंट एनुअलमेंट को, और सेल ना हो वो लैंड, इसलिए उसने क्या किया, पे कर दिया गवर्नमेंट को, जो कि सम देना था गवर्नमेंट को, उसने पे कर दिया रेवेन्यू जो कि ए को देना था। ए इज़ बाउंड टू पे बी द अमाउंट सो पेड, तो फिर ए बाउंड है कि उसे बी को देने पड़ेंगे वो अमाउंट, ठीक है। अंडर सेक्शन 69 द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अ पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट, जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब क्योंकि वो अपनी लीज बचाने के लिए और क्या कहते हैं सेल ना उसकी, इसलिए वो इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने पे किया। टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट एंड द पेमेंट शुड नॉट बी वॉलेंट्री वन, ठीक है। तो तभी वो सेक्शन 69 के अंदर कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल, अ सब टेनेंट पेज द एरियाज ऑफ रेंट ड्यू बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। एक सब टेनेंट ने पे कर दिया वो किराया जो कि एक और टेनेंट को देना था लैंडलॉर्ड को, इन ऑर्डर टू सेव द टेंडेंसी फ्रॉम फॉरफीचर, जिससे कि वो फॉरफीचर ना कर ले। फॉरफीचर मतलब कि जब्त ना कर ले, कि मतलब जैसे आज तक के पैसे तो ले ले जितने दे दिए, और क्या कहते हैं, मतलब जैसे अगर 1500 का किराया उसमें से 500 दे दिए तुमने, अब 1000 एरियर के अंदर है वो नहीं दिए, तो उसके बाद मतलब वो घर भी खाली करा दे और 500 भी वापस ना दे, तो ऐसा ना हो। इसलिए तो सब टेनेंट जो था इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द टेनेंट, इसलिए वो ले सकता है टेनेंट से, सब टेनेंट ले सकता है द अमाउंट पेड बाय हिम टू द लैंडलॉर्ड, जो उसने लैंडलॉर्ड को दी थी। ऑल्दो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू, जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है उनके बीच में, लेकिन फिर भी, इसलिए इसको कहते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट।
द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वॉज बाउंड बाय लॉ टू हैव टू पे। पेमेंट ऐसी होनी चाहिए कि एज द अदर पार्टी वॉज बाउंड टू पे, ठीक है। मतलब पेमेंट जैसे अगर उसको फिर 1,000 रुपये देने थे फिर, और तुमने 1,000 रुपये दे दिए उसकी जगह पे, तो ऐसा नहीं है वो बाद में तुम्हें देगा तो वो तुम्हें कम पैसे देगा, उसे भी तुम्हें 1,000 ही देने, ठीक है। केस लॉ आबिद हुसैन और गंगा सहाय के बीच में जो था हुआ था, एज गुड वर wrongfully attached to realize the areas of government revenue due by A. A pays the dues to save the goods from being sold. He is entitled to recover the amount from B. ठीक है, तो वो entitle कर सकता है, ले सकता है वैसे। The payment must not be such as plaintiff himself was bound to pay. ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भाई plaintiff को खुद ही देना था। Third, obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous Act Section 70. Under Section 70, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered, ठीक है। तो इसमें है ऑब्लिगेशन एक पर्सन की जिसने इंजॉय कर लिया बेनिफिट नॉन ग्रेचुइटस, मतलब ग्रेचुइटस होता है कि मतलब वैसे बिना पैसों के अगर कोई कुछ काम करता है, और नॉन ग्रेचुइटस मतलब कि पैसों के लिए अगर कोई काम करता है, ठीक है। तो सेक्शन 70 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने लॉफुली किसी और पर्सन के लिए कुछ किया, डिलीवर की उसे कोई गुड या सर्विस, ठीक है, कुछ भी दी, और उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इसको फ्री के लिए कर रहा हूँ, उसका इंटेंशन ये था कि वो पैसों के लिए कर रहा है, और दूसरे ने ले भी लिया वो बेनिफिट, तो बाद में उसे उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने थोड़ा ना बोला था। जैसे कि आप गाड़ी में जाते हो, गाड़ी के ऊपर जो जैसे गरीब बच्चे होते हैं वो जैसे साफ़ करने लग जाते हैं गाड़ी, तो उनको ये क्या होता है, आपको पता है कि उनको क्या होप है कि आप उन्हें पैसे दोगे, ठीक है, इसलिए वो आपकी गाड़ी साफ़ करें। सो उसके बाद अगर आप गाड़ी साफ़ कराने के बाद बोल दो कि मैंने थोड़ा ना बोला था कि मेरी गाड़ी साफ़ करो, तो फिर उसके बाद आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे गाड़ी साफ़ करने के, ठीक है। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन आर, मतलब कि कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होएगा। द एक्ट डन मस्ट बी इन परसुएंस ऑफ द इम्प्लाइड विशेज एंड नॉट ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। जो एक्ट आपने किया है वो आपकी विशेज के उसमें होना चाहिए, रिक्वेस्ट पे नहीं होना चाहिए। एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग पेड फॉर, ठीक है। एक्ट ऐसा मतलब किया जाना चाहिए कि आपकी इंटेंशन थी कि आप उसके लिए पैसे लेना चाहते हो, ठीक है। द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट हैव इंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, जिसके लिए आपने वो किया है, ठीक है, वो एक्ट, तो उसने वो क्या कहते हैं वो बेनिफिट एंजॉय कर लेना होना चाहिए, ठीक है, उसने वो बेनिफिट एंजॉय कर लिया, ऐसा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या है, where a coolie takes the luggage at the railway station without being asked by the passenger and the passenger does not object to that, then he is bound to pay reasonably for the same as the work was not intended to be gratuitous, that is free of charge, ठीक है। तो जब एक कुली होता है, जैसे हम रेलवे स्टेशन से उतरते तो वहाँ पे सामान उठाने वाले नहीं होते हैं, जैसे वो कहता है कि हम आपका सामान उठा के आपकी जो भी गाड़ी होएगी कैब होएगी उसमें हम उठा के रख देंगे, तो उनकी इंटेंशन क्या है कि आप उन्हें उसके लिए पे करो, ठीक है। वो आपके लिए फ्री में क्यों करेंगे, फ्री कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो बाद में अगर आपने अपना सामान उस जैसे आप बाहर निकले रेलवे स्टेशन से, उसने आपका सामान उठा लिया और वो उठा के लेके चलने लग गया और आप भी मज़े से चल रहे हो, फिर उसने बाद में पैसे मांगे सामान रखने के बाद, तो आप कह रहे हो मैंने तो कहा ही नहीं था, तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो कोई फ्री नहीं था। अब फोर्थ आता है सेक्शन 71 और इसके बाद सेक्शन 72 है, देन द चैप्टर विल गेट ओवर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे मुझे 100 करोड़ रुपए मिल गए थे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड की मतलब कि अगर किसी को कोई खोया हुआ सामान मिल गया है, सेक्शन 71 कहता है इसमें
ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, जो किसी और के हैं, और टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, अपने पास रख लेता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। ठीक है, बेली का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा अभी। बेली का चैप्टर, बेली, बेलर, इसका चैप्टर आगे आएगा। ठीक है, बेली क्या होता है, जैसे हम ना किसी को अपना सामान रखने के लिए दे देते हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दिया, तो वो किसके पास चला गया, रिपेयर करने वाले के पास। ठीक है, तो मैंने उसको अपना फ़ोन दे नहीं दिया, ठीक करने के बाद उसको मेरे को देना पड़ेगा। मैंने अपनी बुक किसी को पढ़ने के लिए दे दी, ठीक है, तो मतलब मैंने दे दी उसको, लेकिन मतलब वो बेली मतलब होता है कि वो उसके पोजेशन में है, लेकिन ओनरशिप मेरी है। ठीक है, तो सेम ड्यूटी होगी उसकी भी बेली जैसी, किसको अगर लॉस्ट गुड मिल जाता है तो। ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, ड्यूटी क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स की, किसी को गुड मिल जाता है, ड्यूटी क्या है, ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ऑनर ऑफ द गुड्स, उसको कोशिश करनी चाहिए कि रियल ऑनर मिल जाए। ठीक है, मस्ट नॉट यूज़ द गुड्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऊपर का प्रिंसिपल कह रहा था ना, जिसको लॉर्ड मैनफील्ड ने दिया था कि किसी को भी हक नहीं है दूसरे के एक्सपेंस पे एनरिच होने का, तो वो मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड, उसे रीजनेबल केयर करनी है गुड्स की, जैसे कि वो अपने गुड्स की केयर करता है उसे वैसे ही उसके गुड्स की भी केयर करनी चाहिए। डी, इफ़ द रियल ओनर इज ट्रेस, अगर वो रियल ओनर मिल जाए, ही मस्ट रिस्टोर द गुड्स टू हिम ऑन डिमांड, अगर वो गुड्स मांगे तो उसको देने चाहिए वो गुड्स। अब राइट्स क्या फाइंडर ऑफ गुड के, ठीक है, पहला, टिल द ट्रू ऑनर इज फाइंड आउट, जब तक ट्रू ऑनर नहीं मिलता, ही कैन रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड अगेंस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जब तक ट्रू ऑनर नहीं मिलता तब तक वो पोजेशन मतलब अपने पास रख सकता है गुड्स को, कोई भी उससे नहीं मांग सकता वो। ठीक है, केस लो, हॉलिन्स और फॉलर, हॉलिन को हम एच से बोल रहे, फॉलर को एफ से बोल रहे। ठीक है, एच पिक्ड अप अ डायमंड लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप एंड हैंडेड ओवर द सेम टू एफ टू कीप टिल द ऑनर वॉज फाउंड। ठीक है, एच ने पिक किया डायमंड जो कि पड़ा हुआ था कहाँ पे, एफ की शॉप के अंदर पड़ा हुआ था, और उसने वो किसको दे दिया, एफ को दे दिया कि भाई तुम इसको रख लो अपने पास जब तक रियल ओनर मिल नहीं जाता। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स द ट्रू ओनर कुड नॉट बी ट्रेस्ड, बहुत सारे मतलब जैसे एफर्ट्स करने के बाद भी वो नहीं मिला। आफ्टर द लैप्स ऑफ सम वीक्स, बहुत हफ्ते बीत गए, एच टेंडर टू एफ द लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम एंड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द डायमंड टू हिम। ठीक है, उसने बोला कि मुझे तुम डायमंड, मतलब टेंडर मतलब देना। ठीक है, तो एच ने एफ के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसे ढूंढने में ऑनर को, उसने वो उसको दे दिया। ठीक है, और उसको रिक्वेस्ट करी कि डायमंड मुझे रिटर्न कर दो, एफ ने रिफ्यूज़ कर दिया ऐसा करने से। द कोर्ट डिसाइडेड एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच, जैसे कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई एफ को देने पड़ेंगे एच को, एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर, ट्रू ऑनर के अलावा पूरी दुनिया के अगेंस्ट वो गुड्स को अपने पोजेशन में रख सकता है जब तक ट्रू ऑनर ना मिले। ठीक है, फाइंडर्स टाइटल इज बेस्ट देन एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर। ठीक है, फाइंडर का टाइटल सबसे बेस्ट है क्योंकि ट्रू ऑनर के बाद, ठीक है, ट्रू ऑनर अगर आएगा तो ट्रू ऑनर को तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर ट्रू ऑनर नहीं मिलता तो नेक्स्ट हक किसका, फाइंडर ऑफ गुड का, जो फाइंडर होगा। ठीक है, तो इसलिए उसका बेटर है देन एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर। ठीक है, बी, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द ट्रू ऑनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स एंड इज फाइंडिंग द ट्रू ऑनर। ठीक है, वो एंटाइटल्ड है, उसका हक बनता है कि वो पैसे ले सकते हैं ट्रू ऑनर से, सारे एक्सपेंसेस वो जो कि उसने झेले हैं गुड्स को बचाने के लिए और ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए। ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द ऑनर टू रिकवर एनी रिवॉर्ड which was offered by the owner for the return of goods provided he knew of the offer of reward before actually finding the goods। ठीक है, सेक्शन 68 कहता है कि वो फाइल कर सकता है, केस कर सकता है वो ऑनर के खिलाफ कि अगर उसने कोई रिवॉर्ड बोल रखा है तो उसको वो देना पड़ेगा फाइंडर ऑफ गुड्स को। ठीक है, बस ये बात है कि उसको उस ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी का कोई डॉगी था, ठीक है, उसने रिवॉर्ड रखा हुआ है कि ये डॉगी जिसको भी मिलेगा मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा।
ठीक है। और मुझे डॉगी को ढूंढने से पहले इसके बारे में पता था, तो मुझे मिल जाएगा। अगर मैंने ढूंढ भी लिया और फिर उसको दे दिया तो मेरे को मिल जाएगा, तो मैं केस कर सकती हूँ अगर नहीं मिला तो। लेकिन अगर मैंने पहले ढूंढ दिया और डॉगी, फिर उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई ऐसा रिवॉर्ड भी था क्या कुछ, तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बिफोर एक्चुअली फाइंडिंग द गुड्स। ठीक है, ये कहते हैं सेक्शन 168। सेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, सेक्शंस एंड केस लॉज। राइट टू सेल द गुड्स, section 169, the finder of goods is entitled to sell the goods if the owner cannot be found or if he refuses to pay for the lawful debt of the finder। ठीक है, मतलब कब बेच सकता है गुड्स को फाइंडर? तब बेच सकता है जब ऑनर मिल नहीं रहा। ठीक है, या फिर अगर मिल भी गया तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई, मतलब जैसे उसे ढूंढने में मेरा 500 का खर्चा आ गया, प्रिजर्व करने में और वो करने में मैं 500 का खर्चा आ गया, और अब वो मना कर रहा है, तो मैं हमने उसको बेच के रिकवर कर सकती हूँ पैसे, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगी उसके लिए मैं उसके ऊपर सूट केस कर सकती हूँ। ठीक है, when the thing is in danger of perishing or losing the greater part of its value। जैसे कोई भाई फ्रूट है, केले हैं, ठीक है, केले जैसे भाई ज़्यादा दिन तो चलेंगे नहीं, है ना। और अगर जैसे मैंने उनको कंज्यूम नहीं किया, या फिर मतलब जैसे मैंने उनको बेचा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, वो सड़ जाएंगे, तो वो ऑनर के भी काम नहीं आएंगे। तो मैंने इसलिए उनको बेच दिया, तो इस केस में मैं उन्हें बेच सकती हूँ। when the lawful charges of the finder amount to at least 2/3 of the value of goods। जितनी वैल्यू है उन गुड्स की, उसका 2/3 तो मेरा एक्सपेंस ही हो गया, तो मैं तब भी बेच सकती हूँ और रिकवर कर सकती हूँ अपने पैसे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ द सिचुएशन इज़ नॉट रिकवर्ड बाय सेक्शन 169, अगर वो 169 से रिकवर नहीं हो रही एंड द फाइंडर सेल्स द गुड, और उसने सेल कर दिया, ही कैन बी मेड लाइबल फॉर कन्वर्जन। ठीक है, अगर उसने इन सारे कारणों के अलावा गुड्स बेच दिए तो फिर वो उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, द ट्रू ऑनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स। ठीक है, अगर सामान था 500 रुपये का और उसको 150 रुपये लेने थे, तो बाकी के पैसे उसे ट्रू ऑनर को देने पड़ेंगे। इफ़ देयर इज सरप्लस आफ्टर मीटिंग द लॉफुल चार्जेस, वही बात है कि अगर उसे 150 लेने थे, लॉफुल चार्जेस के 150 के थे, है ना, और उसे सरप्लस कितने का हो गया, 350 का, तो उसे बाकी देने पड़ेंगे, 500 में से 150 काट के उसे देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन, सेक्शन 72 लास्ट सेक्शन। मतलब कि लाइबिलिटी एक पर्सन की जिसको हमने गलती से सामान डिलीवर्ड कर दिया, या फिर कोर्जन मतलब कि जब हमको डरा के धमका के नहीं करते हैं, जैसे थ्रेटन करके हमें जैसे सामान ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके अंडर अगर किसी ने थ्रेटन होके डर के, जैसे अगर किसी ने किसी के सर पे गोली तान के बोला कि भाई मेरे को अपना लैंड ट्रांसफ़र कर दे, तो उसने फिर लैंड ट्रांसफ़र कर दिया उस टाइम पे, तो लेकिन बाद में जब वो लॉ में कंप्लेंट करा कि मैं नहीं बेचना चाहता था इसको अपना लैंड, ठीक है, तो वो सेक्शन 72 के अंडर उसे देना पड़ेगा, उस जिसने गोली तानी थी ना, गुंडे ने, उसको देना पड़ेगा। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake, कोई भी मनी पे कर दी है या फिर कोई भी चीज़ डिलीवर्ड कर दी है बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, उसको रीपे करनी पड़ेगी। फिर जिस आदमी को वो हो गई ना डिलीवर, उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, डिलीवरी बाय मिस्टेक। ठीक है, अब फ्रूट पार्सल इज डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक टू आर हु कंज्यूम द फ्रूट थिंकिंग दैम एज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, एक फ्रूट पार्सल उसको डिलीवर हो गई आर को, उसने उसको खा लिया ये सोच के कि उसका बर्थडे प्रेजेंट है। आर मस्ट रिटर्न, उसे रिटर्न करना पड़ेगा द पार्सल और पे करना पड़ेगा या तो फ्रूट के लिए। ऑल्दो देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन आर एंड द ट्रू ऑनर, येट ही इज़ बाउंड टू पे एज द लॉ रिगार्ड्स इट एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें भी लॉ ने ऑब्लिगेशन लगाई, तो इसलिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, और उसको पे करना पड़ेगा आर को उसके लिए, या फिर पार्सल रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब माना इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं थी बीच में आर और ट्रू ऑनर के, लेकिन फिर भी। मनी क्रेडिटेड बाय मिस्टेक मतलब अंडर कॉर्जन। ठीक है, इसमें एक केस लॉ है, ग्रिंडलेस बैंक वर्सेस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके बीच का केस है 1997 का। द बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड ह्यूज अमाउंट टू एज अकाउंट, बैंक ने गलती से
बहुत बड़ी अमाउंट एक अकाउंट में डाल दी। द बैंक वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम हिम अंडर सेक्शन 72 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मतलब वो एंटाइटल्ड है लेने के लिए, ठीक है। सो विद इट हमारा चैप्टर एंड होता है। सो वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ like, share, comment and subscribe, and happy new year in advance to all my subscribers, my viewers, all my students. So bye guys.